अपाला ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जूझ कहानी जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसका पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जूझ कहानी का पार्ट 2। जूझ कहानी के पार्ट 2 से शुरू करने से पहले अध्याय को हम थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं कि किन किन बातों का जिक्र किया गया है। कहानी में हमने अब तक पढ़ा कि लेखक के पिता की शर्तों को मानकर लेखक ने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। और तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड लास्ट पहरे से कि दोपहरी भर की कड़ी धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए क्योंकि विद्यालय फिर से शुरू हुआ था। जनवरी का महीना था, उसने पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। 2 महीनों का समय भी बीत गया। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। नापास का मतलब होता है कि जिस विद्यार्थी ने फेल नहीं हुआ लेकिन किसी कारणवश विद्यालय छोड़ दिया हो, लेकिन उसका नाम रजिस्टर से नहीं हटाया जाता। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के ऊपर बैठा रहा। बेंच के सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। अचानक ही क्या नाम है मेहमान, नया दिखाई देता है या गलती से कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचतान होगी, फट जाएगा। मन में ये सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उतार कर टेबल पर रख कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं ज़काते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो उन्होंने कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना डांट बात के उठा पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कुओं के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। तो इस तरह से लेखक के पहले ही दिन उसके ही विद्यालय या कह दें उसकी कक्षा के विद्यार्थियों ने उसे परेशान किया, इसलिए उसका मन जो है वो थोड़ा खट्टा हो गया। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 लड़के ही कक्षा में हैं, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं, ये मन में विचार लेखक के चलने लगे। लेकिन लेखक जैसे आगे कहता है कि सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से मेरा परिचय भी बढ़ गया, यानी उसका विश्वास जो था विद्यालय में फिर से धीरे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ आने लगा।
अब इस बीच पढ़ाई लिखाई की ओर भी लेखक ने विशेष अपनी बातों को लिखा है, जैसे कि मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुंक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाते तो उसे वह अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। इस बीच वसंत पाटिल नाम का एक लड़का और शरीर में दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ना में लगा रहता था। सबसे पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता। बिल्कुल मास्टर के पास कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा के ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। ये लेखक के मन में बालपन में उठने वाले विचारों का यहाँ पर वर्णन किया है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कोई कक्षा में शाबाशी का काम किया है तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। यानी ये है अपने आप से संघर्ष करने की क्षमता कि भी मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है, कक्षा में विश्वास पाना है, अगली कक्षा में जाना है। इसी वजह से विद्यार्थी कहते हैं ना कि भी लेखक का विश्वास भी विद्यार्थी की तरह बढ़ने लगा। अब जैसे लेखक ने आगे लिखा कि कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम उनके अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती थी परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब अन्य एक अध्यापक जिसकी वजह से उसके जीवन को एक नई मार्गदर्शन और नया ही स्वरूप मिला, लेखन के प्रति उसका आकर्षण, कविताएं लिखने के प्रति प्रेरणा, जो हमारे अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो अन्य अध्यापक यानी कहते हैं कि ना अन्य अध्यापक जो हैं उन्हीं के द्वारा थी। तो चलिए उनके बारे में भी लेखक ने लिखा है कि नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास। पूरी पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव को किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत भाव बारोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ उनकी मुलाकातों के स्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते थे। इस तरह से लेखक का विश्वास भी बढ़ा। लेखक कहता है कि ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आँखों और कानों की पूरी प्राणों की शक्ति लगाकर रोक कर मास्टर के हाव भाव, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले में गले से वे सारी कविताएं मास्टर की है हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार गाता। उन कविताओं के अर्थों से भी खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता। मास्टर जिस प्रकार से बैठे बैठे ये अभिनय करते, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता। क्यारियाँ पानी से कब भर गई इसका भान ही नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती, इसका पता भी मुझे उसी समय
इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए यानी पशु चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैं अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। आनंद काणेवकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद राज पसीरते पाढ़री गाया, धरणावरी को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद से था। उस कविता को मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा रंजकता से मैंने गाया। तो इस तरह से कहते हैं कि भी जिस चीज़ के मन में प्रति इच्छा ज़्यादा अधिक हो, वही लेखक के साथ भी हुआ। लेखक का मन जो है एकाग्रता की वजह से कविताओं की चाल, छंद की चाल, इन सभी को अनुभव करने लगा। अपने तरीके से उन कविताओं को वह गाने लगा। अच्छा, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वह अपने खेतों में काम करते हुए, ठीक है, कविताएं लिखने लगा, उसी चाल में गाने लगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ उसके अंदर से आने लगी थी। ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे छठी सातवीं के कक्षा के लड़कों के समक्ष खड़ा कर उन कविताओं को बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इस कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र, उनके संस्मरण बताया करते। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों देखी थी। इसके कारण मुझे लगा कि मैं अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर ये कविता बना सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें ज़ोर से गुनगुनाना भी शुरू किया। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के कारण मैं खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिख देता, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो उसे पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। मैं उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों की सूक्ष्म बातें कैसी होती है। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, यदि आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन सब बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने में मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इस तरह से लेखक ने अपने बाल्यावस्था के स्कूली जीवन का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है पूरी कहानी के अंदर। तो हमारा जूझ कहानी का जो पार्ट 2 है यानी दूसरा अध्याय वो पूरा होता है, और कहानी की महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने सबने देख भी ली हैं, समझ भी ली हैं कि भी किस तरह से किन किन जीवन के हिस्सों में उसमें जो बदलाव आए हैं और किस तरह से उसने कविता लेखन, विद्यालय की शुरुआत, इन सब बातों का जो है वो जिक्र किया है। तो प्रश्न उत्तर जब हम करेंगे इसी पार्ट में तो उस समय आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास पुस्तिका के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। बिल्कुल।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जूझ से। पाठ पढ़ाते समय भी मैंने इसके बारे में बताया था। उत्तर भी क्या कहता है कि जूझ का साधारण अर्थ है जूझना अथवा संघर्ष करना या संघर्ष करने की क्षमता। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से ही अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है, वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा है। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। वास्तव में कथानायक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से ही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। बिल्कुल सही कहा है कि भी हमारी जो केंद्रीय विशेषता है, जो जिसके बारे में जूझ रखा गया है इसका नाम, उसने अपने बाल्यावस्था से उससे संघर्ष किया है और इस प्रश्न के उत्तर में यही एक जो है वो प्रामाणिक उत्तर रहेगा। तो दूसरा प्रश्न है कहानी से कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो हमने कहानी अभी पढ़ी है और इसी के अंदर ये बताया है कि लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक नयबा सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे, यानी जानकार। वे कक्षा में सहस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक उनकी ओर देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोग के जीवन लगते थे, यानी दूसरे धरती के नज़र आते थे। सौंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया। वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी तरह आदमी होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने ही घर की मालती लता पर कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। जैसा पाठ के अंदर अभी हमने अध्याय पढ़ा, उसमें बताया कि जंगली फूलों पर, पानी पर, खेतों पर, उसके आसपास जो भी गांव में बहुत सारे दृश्य नज़र आते हैं उस पर उसने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। और वो रात में ही अध्यापक के पास चला जाता था अपनी कविताओं की गलतियां को सुधार करने के लिए, उसमें कुछ कमी अगर रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरह से उसके मन में ये विश्वास पैदा हुआ कि वह भी कविता रच सकता है। कहानी का तीसरा प्रश्न देखिए कि श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की क्या विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। या अथवा में जैसे प्रश्न बनता है कि सौंदलगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए दोनों ही बातें हैं, अध्यापक की विशेषता भी बताइए और सौंदलगेकर के जीवन के बारे में भी बताया है। कि श्री सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे मराठी भाषा का अध्यापन बड़े ही सुरुचि ढंग से करवाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। पढ़ाते समय पूरी तरह पढ़ाई में ही रम जाया करते थे। छंद की बढ़िया चाल और सुरों का ज्ञान उन्हें था, उस पर मीठा गला। वे गा गाकर कविता पाठ कराते थे। वे सबसे पहले कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे ही अभिनय करते हुए कविता के भावों को ग्रहण करते थे। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी कि उनका मन जो है वो कविता पढ़ाते समय बिल्कुल रम जाता था, ताकि अन्य विद्यार्थी भी उनके साथ वो आनंद प्राप्त कर सके। और हमारे लेखक ने तो पूरी शक्ति और ताकत से उनकी उन हाव भावों को ग्रहण किया। प्रश्न 4 है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो ये प्रश्न जो है वो खेतों में काम करने वाले संदर्भ में ही पूछा गया है। तो देखिए लेखक क्या लिखता है इसके विषय में। उत्तर क्या बनेगा कि कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे लगता था कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। अब परिवर्तन क्या आया कि कविता के प्रति लगाव आने के बाद अकेलेपन से ऊब नहीं होती थी। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था, वह अभिनय भी कर सकता था, वह थुई थुई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसे अकेलापन आनंद देने लगा था। प्रश्न संख्या 5 में देखिए कि आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का सही था। तर्क सहित उत्तर दें।
तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भी दत्ताजी राव और लेखक का रवैया ही सही था, पिता का नहीं। लेकिन उसका कारण हम देखिए किस तरह से बताते हैं कि मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना। उसकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह से जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई स्वार्थ नहीं था, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक का पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगा तो उसे ऐश करने के लिए समय नहीं मिलेगा, या मतलब अपनी आज़ादी जो है वो चली जाएगी। और ठीक भी था कि वह रखमाबाई के पास जाता था, इसलिए उसे दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगता था। छठा और आखिरी प्रश्न देखिए अभ्यास पुस्तिका का, कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनुमान लगाएं, दत्ताजी राव के पिता पर दबाव डालवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि कोई दोनों झूठों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा किए गए काम करता रहता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेती में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास करने में सक्षम साबित होता है। तो इस तरह से आखिरी प्रश्न भी हमारा पूरा होता है। इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी सभी अभ्यास पुस्तिका में कर लें, और जो है जितना भी पाठ है उसको अच्छी तरह से समझ लें। बीच के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों से आगे कभी चर्चा की जाएगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।